नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा में पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर हंगामा मचा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा और मौजूदा पेपर लीक मुद्दे पर सरकार के साथ रचनात्मक बहस करना चाहता है। हम प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बहस करने और छात्रों को वो सम्मान देने का आग्रह करते हैं जिसके वो हकदार हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें कि मामले की जांच कर रही सीआईडी ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता और 3 अन्य आरोपियों ने पीड़िता और उसकी मां को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच सियासी केमिस्ट्री काफी बेहतर दिख रही है, तो वहीं एनडीए खेमे में बीजेपी शिंदे और अजीत पवार खेमे में टकराव दिख रहा है, जिसके चलते एनडीए का कुनबा अब बिखरने की कगार पर खड़ा है। वहीं एनसीपी प्रमुख अजीत पवार लोकसभा चुनाव के बाद इस सियासी मझधार में फंस गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 149 दिन बाद जेल से रिहा हो गए। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा जेल से रिहा होने के बाद सोरेन सीधे अपने पिता और राज्य के पूर्व सीएम शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे। वहीं पिता से मुलाकात के वक्त हेमंत सोरेन भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जो लड़ाई हमने शुरू की और जो संकल्प हमने लिए हैं वो उन्हें पूरा करने के लिए काम करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से नीट परीक्षा के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार से नीट को खत्म करने और राज्य सरकारों को कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल में प्रवेश करने की अनुमति देने की अपील की गई है। आपको बता दें कि प्रस्ताव पेश होने के दौरान बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट किया, तो वहीं द्रमुक के सहयोगी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया है। ये आरोप कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लगाया। उनका कहना है कि नीट पर चर्चा की मांग के दौरान राहुल का माइक बंद कर दिया गया। उनको 1 मिनट नहीं बोलने दिया गया। ऐसा करना शर्मनाक है। तो वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि माइक का कंट्रोल उनके पास नहीं होता। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने यूपी के सीएम को चिट्ठी लिखी। आपको बता दें कि इंटरव्यू के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि ओबीसी और एससी कोटे से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता, तो इस पद को सामान्य श्रेणी के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। हाल के दिनों में कुछ विश्वविद्यालय में ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया और आपको बता दें कि इस बजट में महिलाओं, किसानों और आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। वहीं इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बजट काफी अहम माना जा रहा है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सरकार को देश के युवाओं और देश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि हम बाहुबली नहीं है, हमें जनता की सेवा की है और पप्पू यादव जनसेवक हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नीट मामले को लेकर सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब देश के युवाओं के हित से जुड़े नीट पेपर लीक का मुद्दा सदन में उठाया तो माइक को बंद करके उनकी आवाज को दबा दिया गया। ये तो थी सुर्खियां बात आज की सबसे बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष को मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे, नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो सत्ता पक्ष को खुली छूट दी जा रही है। 18वीं लोकसभा की शुरुआत में ही साफ हो गया कि मोदी सरकार बेहद दबाव में है और एक तरफ विपक्ष का मनोबल आसमान पर है, तो सरकार की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। तो कैसे विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटा सत्ता पक्ष, देखिए ये रिपोर्ट। संसद में इस बार विपक्ष का जोश हाई है, मनोबल बढ़ा हुआ है। मोदी सरकार की असफलताओं का पूरा पिटारा उसके पास है, तो दूसरी तरफ सरकार घबराई दिखाई दे रही है। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह एक ऐसा नजारा देखने को मिला। विपक्ष के नेता जब नीट का मामला उठाने के लिए खड़े हुए तो उनके माइक खामोश हो गए। विपक्ष की तरफ से क्या बोला जा रहा था सुनाई ही नहीं दे रहा था। राहुल गांधी तो अपनी बात कुछ देर के लिए लोकसभा में रखने में कामयाब हुए। उन्होंने नीट पर चर्चा की मांग की। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार
पेपर लीक होता है। I do not तो expect. क्या है? Nothing will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting, no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. माइक बंद हुआ तो खड़गे राज्यसभा की वेल में आगे 10 मिनट तक हाथ उठाए खड़े रहे, लेकिन उपसभापति ने खड़गे पर ध्यान नहीं दिया, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति ने जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करके मेरा अपमान किया। उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर वेल में गया। जब नेता प्रतिपक्ष नियमानुसार उनका ध्यान आकर्षित करता है तो उन्हें उसकी ओर देखना चाहिए, लेकिन मुझे अपमानित किया गया। दरअसल विपक्ष की मजबूती और संविधान को लेकर विपक्ष की आक्रामक रणनीति का बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं दिख रहा है, इसलिए अब सदन के अंदर उसकी आवाज दबाने की कोशिश तेज हो गई है। लेकिन इस बार जनता ने विपक्ष को मजबूत आवाज दी है। ऐसे में सरकार अगर सदन में बोलने से रोकेगी तो सड़क पर इसकी गूंज सुनाई देगी। विपक्ष के आगे मोदी सरकार कमजोर पड़ गई है, इसीलिए अब माइक बंद किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज मुखर होती जा रही है। और आज एक और बड़ी खबर झारखंड से आई है, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी की करारी हार हुई है। इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 149 दिनों के बाद जेल से बाहर आए हैं। क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी और अब सारी कागजी कार्रवाई के बाद सोरेन जेल से रिहा भी हो गए। सोरेन को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि जमीन घोटाले से हेमंत सोरेन का सीधा कनेक्शन है। कोर्ट ने ईडी के दावे को स्पष्ट बताते हुए कहा कि जिस वक्त कथित घोटाला बताया जा रहा था उस वक्त सोरेन सत्ता में भी नहीं थे, फिर भी किसी पीड़ित ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। कोर्ट ने आगे कहा कि पीएमएलए 2002 की धारा 45 के तहत यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता आरोपित अपराध का दोषी नहीं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर सोरेन को जमानत दे दी। हालांकि ईडी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 48 घंटे के वक्त की मांग भी की थी, लेकिन कोर्ट ने यह अपील ठुकरा दी। बता दें कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और 5 महीने के बाद वो जेल से बाहर आए। उनके जेल से रिहा होने की खबर ने विपक्ष का हौसला और भी ज्यादा बुलंद कर दिया और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, जिनके मामले में 29 जून को दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई होगी। कयास लगाया जा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सीबीआई की कस्टडी से केजरीवाल रिहा हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो सचमुच ही बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। एक तरफ इंडिया मजबूत हो रहा है तो वहीं बिहार एनडीए में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और शुक्रवार यानी 29 जून को नीतीश कुमार जेडीयू के नेताओं के साथ कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीएम नीतीश अब दिल्ली आ चुके हैं और 29 जून यानी कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। कहने को तो ये जेडीयू की बैठक है, लेकिन इस बैठक से पीएम मोदी को अपनी कुर्सी जाने का खतरा सता रहा है, क्योंकि इस बैठक में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जिससे मोदी सरकार खतरे में आ सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से नीतीश पीएम मोदी से दूरी बनाए हुए हैं, तो वहीं बीजेपी की विरोधियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की हाल ही में झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयूस राय से मुलाकात हुई। सरयूस राय पहले बीजेपी में थे, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। राय ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। खुद राज्य के सीएम रघुवर दास के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने उन्हें हरा भी दिया। तो वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र एक बयान ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया। वीरेंद्र भाई ने दावा किया कि बहुत जल्द ही नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और फिर बिहार में बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी और बिहार में उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यही नहीं, बिहार में एनडीए से जुड़े दल भी अब बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बिहार से बीजेपी को झटका लग सकता है, क्योंकि अब विपक्ष भी संसद में मजबूत भूमिका निभा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश का झुकाव अब इंडिया की तरफ से हो रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से नीतीश को बड़ा पद ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद नीतीश की दिल्ली बैठक के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ एनडीए मुश्किल में दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ अब गुजरात में भी बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। कैसे गुजरात में मजबूत हुआ इंडिया गठबंधन, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। वहीं पीएम मोदी की चिंता उनके गृह राज्य गुजरात में भी बढ़ती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन ने गुजरात के अमरेली की बगसारा एमपीएमसी के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। अमरेली जिला बीजेपी के सहकारी क्षेत्र के दिग्गज दिलीप संघी का गृह जनपद है। बीजेपी सांसद पुरुषोत्तम रूपाला का भी ये गृह जिला है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत से बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी की चिंता इसलिए ज्यादा दिख रही है कि दिलीप संघी को हाल ही में फिर से इफ्को का अध्यक्ष चुना गया था और अब इनके ही गृह जिले में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल बक्सरा एपीएमसी के लिए चुनाव
चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था और इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी के नेता कांति सतासिया निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए संजय रफालिया को निर्विरोध चुना गया। दरअसल आप और कांग्रेस के बीच गुजरात लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, लेकिन आप और कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। लेकिन अब गुजरात ने ही मोदी को सबक सिखा दिया। तो दूसरी तरफ बक्सरा एपीएमसी के चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से पार्टी में चिंता दिखाई दे रही है। भले इस चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं डालती है, लेकिन एपीएमसी के सारे बड़े वोटर वर्ग को साधा जा सकता है। ऐसे में बीजेपी के अंदर इस हार को लेकर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही है और उसमें भी सबसे बड़ी जीत यह है कि बीजेपी यहां पर अपना उम्मीदवार तक उतारने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। अब बीजेपी के हाथ से गुजरात फिसलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ गुजरात से बीजेपी का सफाया होता दिख रहा है, तो वहीं यूपी में मिली चुनावी हार के बाद उसके ही सहयोगी दल अब बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। अपना दल से अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी और एससी का मुद्दा उठाकर बीजेपी सरकार को घेरा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, जिसके बाद से बीजेपी ने हार के पीछे की वजह जानने के लिए तमाम मीटिंग की। बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से बीजेपी के सहयोगी दल उसे आंख दिखाने लगे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में ओबीसी नियुक्तियों को लेकर योगी सरकार में घमासान मचा हुआ है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने यूपी के सीएम को चिट्ठी लिखकर इंटरव्यू के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया है। ये चिट्ठी मोदी सरकार में मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने लिखी है। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर साक्षात्कार वाली नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़ा किया है, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम को पत्र में लिखा, यूपी सरकार के इंटरव्यू वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यह कहकर नौकरी नहीं दी जा सकती कि वो योग्य नहीं है। उनके बारे में पहले ही राय बना ली जाती है कि वो योग्य नहीं है। इस तरह से नियुक्तियों से अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को नौकरी नहीं दी जा रही है। बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित किया जाता है और सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दी जाती है। इस प्रक्रिया पर यूपी सरकार की तरफ से फौरन रोक लगाई जाए। सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन वर्गों के उम्मीदवारों में कोई आक्रोश न पनप पाए। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी से अनुरोध किया है कि चाहे कितनी भी जरूरी हो, लेकिन इन वर्गों के लिए आरक्षित नौकरियां किसी दूसरे को नहीं दी जाए या इन्हें अनारक्षित नहीं करार दिया जाए। बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था। विपक्ष की तरफ से आउटसोर्सिंग यानी संविदा पर नौकरी देने के मामले में भी आरक्षण की मांग की जा रही है। योगी राज में ओबीसी के अधिकार छीने जा रहे हैं, ये बात मोदी के मंत्री कह रहे हैं। साफ एनडीए में टकराव अब खुलकर सामने आने लगी है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए बिखर रहा है। महाराष्ट्र में अजित पवार एनडीए में आए तो उन्हें एक के बाद एक पुराने मामलों में क्लीन चिट मिल रही है, लेकिन जैसे ही आरएसएस ने अजित पवार से गठबंधन तोड़ने का दबाव बीजेपी पर डाला, केंद्र की एजेंसियों ने अजित पवार पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में घमासान छिड़ गया। बीजेपी एनसीपी के बीच की लड़ाई अब खुले मंच पर नजर आ रही है। जहां अजित पवार के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की खबरें सामने आ रही है, तो वहीं अब अजित पवार पर ईडी भी अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। जहां महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में हुए कथित 25,000 करोड़ के घोटाले के मामले में अब ईडी ने हस्तक्षेप करते हुए अजित पवार की क्लीन चिट पर रोक लगा दी है। दरअसल मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने मामले में एफआईआर दर्ज की थी और मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बतौर आरोपी नामजद किया था, लेकिन बाद में ईओडब्ल्यू ने कहा कि शीर्ष सहकारी बैंक को कथित घोटाले से कोई नुकसान नहीं हुआ और इसे देखते हुए ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में मामले की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, लेकिन ईडी ने इसका विरोध करते हुए हस्तक्षेप अर्जी फाइल कर दी। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने अदालत को बताया कि मामला बंद करने के लिए दाखिल रिपोर्ट से उसकी अभियोजन शिकायत के साथ साथ कार्रवाई भी प्रभावित होगी, जिसके बाद अब ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि बीजेपी के साथ रिश्तों में दरार पड़ते ही एनसीपी के प्रमुख पर ईडी की गाज गिर गई है। सवाल ये उठे हैं कि क्या ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है या विपक्ष के आरोप सच हैं? क्या ईडी सीबीआई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है? इस बीच बीजेपी में भी अजित पवार से दूरी साधने की मांग उठ रही है। बीजेपी नेता सुदर्शन चौधरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अजित पवार और उनकी पार्टी एनसीपी को महायुति गठबंधन से बाहर करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए के टूटने की चर्चाएं तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर अन्य दलों को एनडीए में शामिल करने का दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भयंकर गर्मी और हीट वेव से परेशान जनता बारिश की आस कर रही थी। बारिश हुई लेकिन परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ गई। देश भर में हुई बारिश ने मोदी के विकास की पोल खोल दी। तो बारिश ने कैसे खोली मोदी सरकार की पोल, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में कई
हफ्तों से लोग भयंकर गर्मी और हीट वेव से परेशान चल रहे थे। वहीं पिछले कुछ दिनों में देश में मौसम ने करवट ली है। देश के कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं मानसून के इस पहली बारिश से देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आई है जिससे मोदी सरकार के विकास के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल का एक छज्जा टूटकर गिर गया। इससे 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। बता दें कि इसी साल मार्च में PM मोदी ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, जिसकी पोल पहले ही बारिश में खुल गई। इसी साल मार्च में जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, जिसकी कैनोपी का हिस्सा भी गुरुवार रात को अचानक गिर गया। वहीं बात करें राम मंदिर की, तो अयोध्या में पहली ही बारिश में राम मंदिर के गर्भगृह से पानी टपकने की खबरें आने लगी। तो ये वही राम मंदिर है जिसके नाम पर बीजेपी ने खूब राजनीति की, लेकिन फिर भी हार गई और पहली बारिश में अयोध्या में भी बीजेपी के विकास की पोल खुल गई। गौरतलब है कि यह लिस्ट बहुत लंबी है, जहां बारिश में मोदी का विकास तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। बिहार में भी बारिश और जर्जर निर्माण के चलते पिछले 10 दिनों में बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला भी जारी है। बता दें कि पिछले 10 दिनों में बिहार में 4 पुल जलमग्न हो चुके हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करने का काम किया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए RTV न्यूज हिंदी। नमस्कार।